हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप की। तो भाई शोर मचा रखा है उन्होंने कि उन्होंने ईरान इजराइल का सीज फायर करा दिया है। अब भाई लड़ाई नहीं होगी फलाना ढमकाना, बट एक्चुअली लड़ाई हो रही है। अगर आप ट्विटर हैंडल्स पे जाते हो दोनों साइड पे तो पता लग रहा है कि भाई अभी कलेश बरकरार है। अब ये खबर आई है और इसके चक्कर में मार्केट अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास करने लग गई है मार्केट। शॉकिंग खबर के लिए अगर मैं क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करके चलूं तो 9% घटते हुए दिखाई दिए। अब देखो एकदम शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है क्योंकि लोगों को लग रहा है अब कॉन्फ्लिक्ट रुक गया भाई, अब कलेश नहीं होगा। इसका मतलब ऑयल का जो भी रेट बढ़ता हुआ दिखाई था वो सही हो जाएगा। इंडिया के अंदर अडानी पोर्ट्स के शेयर प्राइसेस भागते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि भाई अब तो वॉर होगी ही नहीं, तो जो हाइफा पोर्ट है उसके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा और अडानी को बहुत सक्सेस देखने को मिलेगी। पहली चीज आपको ये देखना है कि अडानी ग्रुप के टोटल रेवेन्यू में से हाइफा पोर्ट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, जिस पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला था। पहली चीज। दूसरा आपको ये देखना है उसका हाल अभी है क्या। मैं कह रहा हूँ अगर सीज फायर हो भी जाती है तो आपको ये देखना है उसका हाल क्या है। कहने को अडानी ग्रुप ने बोला कि उस पर अटैक कुछ नहीं हुआ, बट हाइफा जगह पे अटैक हुए हैं। शायद इसराइल से भी ये बातें खबर बाहर नहीं आई है कि पोर्ट का हाल क्या है, बट पोर्ट का हाल भी देखना चाहिए ना। तीसरा, क्या एक्चुअली वॉर रुकती हुई दिखाई दे भी रही है। तो ये जो तीनों चीज है इसके बाद में किसी को डिसाइड करना चाहिए ना। मुझे तो पता नहीं, थोड़ी सी हंसी सी आने लग गई है कि भाई किस तरीके से मार्केट आज के टाइम पर रिस्पॉन्ड करती है। कुछ भी खबरें आ रही है, मतलब एक छोटा बच्चा, मेरी बेटी है 4 साल की, उसको इतनी समझ है कि वो देख लेगी बेटा क्या करना है क्या नहीं करना। तो मतलब थोड़ा सार्काज्म था, बट मैं ये कह रहा हूँ कि किस बेसिस के ऊपर लोग ये पूरे पूरे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं भाई। आप एक ग्लोबल ट्रेंड देखो, अगर मैं जर्मनी इटली की बात करके शुरू, तो उन्होंने $245 बिलियन का गोल्ड होम मंगाने की बात करी है यूएस से। जब से ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट साइन हुआ है, यूरोपियन वालों का सारा गोल्ड यूएस में ही स्टोर हो रहा था, मेजोरिटी ऑफ। 1960 के बाद में ही फ्रांस ने भी अपना गोल्ड वहीं पे रखना शुरू कर दिया था। अब सिंपल सी बात, अगर कोई कंट्री गोल्ड रिजर्व को किसी जगह से वापसी मंगा रही है, अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही है, इसका मतलब क्या है। उनको ऐसा लगता है करेंसी में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है, इकोनॉमिक बड़े क्राइसिस आ सकते हैं। देखो सिंपल सी बात, अगर यूएस की इकोनॉमी घटती है, डॉलर घटता है, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को साथ लेके जाता है क्योंकि डॉलर कहीं ना कहीं हर एक ट्रेड को गवर्न कर रहा है दुनिया के अंदर। ऑल्दो अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर डॉलर को छोड़ के बाकी करेंसी की बात करी गई है कि भाई अपनी अपनी करेंसी बनाते हैं। इंडिया वालों ने भी एक स्ट्रैटेजिक मूव लिया था जहां पर इंडिया वाले बिजनेस ओनर्स को, जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं, इंडियन रुपी के अंदर ही लोन दे रहे थे ताकि इनडायरेक्टली हमारी करेंसी के अंदर ही तुम ट्रेड कर लो। साथ में जो इंडिया का गोल्ड रिजर्व है वो भी कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ टाइम से। अगर इंडिया के गोल्ड रिजर्व की बात करके चले तो 2025 के अंदर अभी $80 बिलियन को क्रॉस कर गया है। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस थे इसलिए गोल्ड इकट्ठा गया गया, ये किया गया, वो किया गया है। करेंसी फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है तो आरबीआई गोल्ड को इकट्ठा करना चाहता है ताकि कल को उनको करेंसी को झेलना हो तो। बट करेंसी को बचाने के लिए फॉरेस्ट रिजर्व भी होता है, तो हमारी गवर्नमेंट का फॉरेस्ट रिजर्व भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप पूरा ओवरऑल ट्रेंड देखोगे ना तो सिचुएशन सही नहीं है। ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर लोग ट्रेड कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है जेंजी आ गई है पूरी दुनिया के अंदर, और वो मतलब कोई बंदा टेलीग्राम पे कुछ बोलता है, वो भाई ले 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 ले, और वो ले लेते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, पैसे लगते हैं अगर मार्केट के अंदर तो थोड़ा सोच समझ के लगाया करो। मैं शायद ट्रेडर मेंटेलिटी का नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टर मेंटेलिटी का हूँ कि भाई सोच समझ के, बिजनेस मॉडल समझ के, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करके किसी चीज में इन्वेस्ट किया जाए। बट पता नहीं एक हल्का सा कुछ भी होता है, लोग कहते हैं अरे भाई बेच दो, अरे भाई खरीद लो। अगर मैं टेस्ला की बात करके चलूं तो उनके शेयर प्राइस 10% बढ़ते हुए दिखाई दिए है। अभी उन्होंने रोबो टैक्सी का लॉन्च किया है, बस बस लॉन्च किया है, लिमिटेड एरिया के अंदर है, सबके लिए अवेलेबल भी नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स, एनालिस्ट और शेयर होल्डर्स ही उसको राइड कर सकते हैं अभी के टाइम पे, और इन्विटेशन ओनली है। ऑस्टिन टेक्सास के लिमिटेड एरिया के अंदर काम करेगा, एयरपोर्ट से अप डाउन भी नहीं करके देगा। तो ये एमवीपी टेस्टिंग हो रही है, अभी स्टार्ट हो रहा है और 10% शेयर प्राइसेस भाग रहे हैं। देखो सिंपल सी बात, अगर कंपनी की मार्केट कैप छोटी हो ना, मतलब कंपनी की ओवरऑल जो नेटवर्थ है वो अगर कम हो, 10% भागे तो समझ में आता है। कंपनी 100 करोड़ की कंपनी है भाई, 10% भाग गई क्योंकि भाई ट्रेडर वेडर है, इतने दुनिया में है। बट ये तो बहुत बड़ी कंपनी है टेस्ला, टेस्ला की 10% शेयर भाग रहे हैं, मतलब कितना लोग इस बारे में सोच रहे हैं। क्या इतनी छोटी सी न्यूज ने इनकी मार्केट कैप को इतना ऊपर कर दिया है? थोड़ा लॉजिकली सोचो ना। इंडिया के अंदर इंडसइंड बैंक है, वो पिछले कुछ टाइम से नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि भाई नेगेटिव खबरें आ रही है उनके बारे में। और अभी एक और नेगेटिव खबर निकल के आई है जहां पर 7600 करोड़ के बैड लोन डिस्कवर करे गए हैं, और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड निकल के आ सकता है। माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत एग्रीकल्चर लोन दिए गए हैं
और वो उसको कहा जा रहा है कि गलत तरीके से क्लासिफाई किया गया था एग्रीकल्चर लोन। मतलब किसानों को लोन देना रिलेटिवली आसान है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, बहुत कुछ नहीं लगता, तो किसानों के नाम पे लोन दिए गए हैं। लोन छोटे छोटे अमाउंट के हैं, और जब वो लोन डिफॉल्ट होने वाला होता है तो उनकी रिश्तेदार के नाम पे लोन देके उसको रीपेमेंट कर दी जाती है। समझाता हूँ, मान के चलो 2 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, अब मैंने वो लोन रीपे नहीं किया, जब डिफॉल्ट होने वाला था तो बैंक ने मेरे वाइफ को 2 लाख का लोन दे दिया, मेरी वाइफ ने 2 लाख से मेरी 2 लाख की रीपेमेंट कर दी, और अपने पास हमारे पास अभी भी 2 लाख रुपए। ये जो स्मॉल टिकट साइज के लोन बांटे गए हैं ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये बात मैं शायद 1 साल से बोल रहा हूँ, बस मुंह बंद करके बोल रहा हूँ, मैं बोल नहीं सकते खुलेआम ऐसी बातें, बट बैंकिंग का अभी हाल सही नहीं है। हम चाहे दुनिया को कुछ भी देखते हैं, नंबर्स कुछ भी देखते रहे, बहुत सारी चीजें भी छुपी हुई है। आज के टाइम पे स्कीम्स तो बहुत सारी निकल रही है बैंक में पैसा लेने के लिए, बट खिला पिला के काम हो रहा है। और खिला पिला के काम किस तरीके से होता है आप भी सोच लो। ईमानदार आदमी को उतनी आसानी से लोन नहीं मिल रहा है। जो फ्रॉडी है ना, वो बैंक को खिलाते हैं और उनकी वो वाली स्कीम के अंतर्गत लोन मिल जाता है। और वो स्कीम के अंतर्गत क्या होता है, कोलेटरल फ्री लोन, कि आपको कुछ गिरवी भी नहीं रखना, आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप डिफॉल्ट हो गए तो गवर्नमेंट का कुछ फंड है, उससे वो निकाल दिया जाएगा। ऐसे ऐसे बवाल चल रहे हैं। आप खुद सोचो, अगर 10 लाख का लोन लेने के लिए 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए खिलाना पड़ रहा है, तो जो दे रहा है वो कितना बड़ा फ्रॉडिया होगा। इतने बड़े बिजनेस तो है नहीं भाई कि तुम 10 लाख के लोन के ऊपर 15% अप फ्रंट दे दो। तो अभी तो ये एक कहानी निकल के आ रही है, क्योंकि क्या होता है, एक बार एक लपेटे में फंसता है तो फिर उसकी बुक जब खुलती है तो पता लगता है, अरे भाई ये भी हो रखा है, ये भी हो रखा है। बट बहुत सारे बैंकों का यही हाल हो सकता है। मेरे एक बैंक मैनेजर दोस्त ने मेरे को बताया था, भाई जबरदस्त तरीके से लोन बांटने के लिए पीछे से पुश आ रहा है, बांटो बांटो, लोन दो लोन दो। अरे भाई लोन दो, उसके चक्कर में आप पीछे की क्रेडिबिलिटी चेक नहीं कर रहे तो क्या होगा, डिफॉल्ट बढ़ेगा। अब आप डिफॉल्ट को छुपाने के लिए क्या करोगे, भाई दिस इज अ बैड लोन, और ये बैड लोन हमने किसी और एंटिटी को भेज दिया है और काम हो गया है। समझा रहे तो मैथ्स क्या होती है। मैंने 1,000 करोड़ का लोन दिया किसी XYZ बंदे को, वो डिफॉल्ट कर गया। अब वो 1,000 करोड़ का लोन हो गया बैड लोन। वो बैड लोन मैंने किसी एंटिटी को भेज दिया 800 करोड़ के अंदर, ठीक है। अब वो बेसिकली मेरा जो लॉस था वो दूसरी एंटिटी के पास चला गया। मेरी बुक्स के अंदर मैं ठीक ठाक दिखाई दे रहा हूँ, मैं इतना बुरा हाल नहीं दिख रहा। अब वो एंटिटी है, उस एंटिटी के ऊपर लोड बढ़े जा रहा है, वो एंटिटी डूबे जा रही है। कल को एंटिटी बैंकरप्ट घोषित हो जाएगी, बंद हो जाएगी, सब कुछ खत्म। दूर से अगर बैंक्स के नंबर देखेंगे तो हमको बहुत हेल्दी दिखाई देगा, भाई बैंक्स तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अगर इंडसइंड बैंक के शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई देते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स से वो बाहर जाता हुआ दिखाई देता है, जस्टिफाइड है, क्योंकि दिस इज फंडामेंटल। समझ में आ रहा है कि भाई हाँ नंबर्स खराब है, फ्रॉड देखने को मिला है, इसकी वजह से कंपनी की स्टैंडिंग खराब होगी, कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर प्राइसेस घटने चाहिए, ये एक लॉजिकल डिसीजन है। अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करके चलूं तो उनके शेयर प्राइसेस 6% भागते हुए दिखाई दिए। 84,000 करोड़ के AGR ड्यूज है। सुनने में आ रहा है इनको 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए साल की किस्त बना दी जाएगी। 84,000 करोड़ रुपए इनको देना है गवर्नमेंट का, उसके अंदर इतनी किस्त बना दी जाएगी, धीरे धीरे करके लौटाते रहेंगे 15-20 साल की टेन्योर के अंदर। 20 साल में भी देखा जाए तो ये पैसा पूरा नहीं होगा। इनका कहना है कि इंट्री में, मतलब थोड़े टाइम के लिए, जब तक हम फिगर आउट कर रहे हैं हमको पैसा कैसे देना है, तब तक हम ये इतने रुपए किस्त देते रहेंगे आपको। और जो हमारा पैसा है, जो एक्चुअल मूल है, उसके ऊपर आप सिंपल इंटरेस्ट लगाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट मत लगाओ। अब कहानी क्या है, वोडाफोन आइडिया ने रिसेंटली ही कोर्ट में बोला था कि भाई हमारे 18,000 करोड़ से ऊपर के इस साल के वो बनेंगे AGR ड्यूज की पेमेंट। इतना पैसा हम कमा नहीं रहे हैं, इतने पैसे हमारे पास है नहीं, सस्टेनेबिलिटी है नहीं, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, तो हमको बचाने के लिए कुछ करो। तो अब ये बचाने के लिए शायद ये हो सकता है, उम्मीद कम है बट हो सकता है। और इस खबर के ऊपर शेयर प्राइसेस भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीजें ना पेड मीडिया भी हो सकती है, याद रखना हमेशा से। 6% ऊपर भागे शेयर्स, कितने लोगों ने पैसा बना लिया। अब आपको ये न्यूज़ सर्कुलेट करने के लिए थोड़ा-सा पैसा देना पड़ता है। आज सब बिका हुआ है। बड़े-बड़े पॉडकास्टर 15-15, 20-20 लाख रुपए के अंदर किसी को भी व्हाइट वॉश कर सकते हैं। ऐसे ही बड़े-बड़े पब्लिकेशन हाउस बस पैसा फेंको, किसी भी PR न्यूज़ को पब्लिश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये न्यूज़ फेक है, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता, मैं तो सोर्सेज़ से ही चेक करके बताता हूँ। बट भाई प्लीज़ ये ना छोटे-छोटे स्पेक्युलेटिव चीज़ों में पैसा मत लगाओ। अभी मार्केट इज़ वेरी रिस्की, वेरी वोलेटाइल, कभी भी ऊपर-नीचे जा रही है। इट्स बेटर कि थोड़ा-सा रुक जाओ। इस हफ्ते बहुत सारी अनाउंसमेंट भी होने वाली है, उसका वेट करो, उसके ऊपर डिसीजन लेना। बाकी मुझे लगता है कि अभी जो फिक्स ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के, वो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मैं इस टाइम पे रिस्क अवर्जन वाला हो गया हूँ। मतलब रिस्क क्यों लिया जाए, रिस्क से अगर बचा जा सकता है, इस टाइम पे मेरा माइंडसेट वैसा हो रहा है।
बाकी इंडिया वाले जापान, वियतनाम के साथ में रेयर अर्थ इंपोर्ट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। लास्ट न्यूज़ में हमने बात भी करी थी, गवर्नमेंट रेयर अर्थ मेटल के ऊपर 15 से 20 दिन के अंदर कुछ प्लान भी निकाल सकता है, जहाँ पर मेक इन इंडिया स्कीम के अंतर्गत कुछ आएगा, जहाँ पर इंडिया के अंदर माइंस वाइंस दी जाएगी। इसके साथ में बैकअप बनाया जा रहा है इंपोर्ट का, क्योंकि चाइना से लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इंडिया सोच रहा है बाकी ऑल्टरनेटिव्स भी देखा जाए। फाइनेंशियल डील अभी फाइनल हो रही है कि भाई जापान और वियतनाम से किस तरीके से सारी चीज़ें होगी, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल भाई बहुत ही कलेश वाली चीज़ है। अभी हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हर चीज़ में मोटर लगी हुई है, चाहे गाड़ी ले लो या कुछ भी ले लो, और उसके लिए रेयर अर्थ मेटल चाहिए चाहिए। अगर आपको मोटर चलाने के रेयर अर्थ मेटल चाहिए, ईवी वाली दुनिया पे राइड करना चाहते हो, रेयर अर्थ मेटल चाहिए, और आप किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट हो, शायद वो आपको देगा या नहीं देगा, तो आपकी पूरी सक्सेस स्टोरी खराब हो सकती है। इसलिए ऑल्टरनेटिव ढूंढने बहुत जरूरी है। बाकी गवर्नमेंट 100% सब्सिडी दे रही है एआई स्टार्टअप्स को। यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो इंडिजीनियस फाउंडेशनल मॉडल बना रहे हैं एआई के ऊपर, उनको 100% हेल्प दी जाएगी और बाकियों को 40% तक हेल्प दी जाएगी। अभी रिसेंटली इंडिया के बहुत सारे फाउंडेशन मॉडल्स निकल के आ रहे हैं जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। अच्छी बात है अगर देखा जाए तो। बाकी अगर आप में से किसी को फाउंडेशन मॉडल कैसे बनाया जाता है, उसका एक्सपीरियंस है, कैसे उसको ट्रेन किया जाता है, तो कॉन्टैक्ट माई टीम। मुझे कुछ पूछना है, मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग लेनी है। मैं कहीं पे फंसा हुआ हूँ, तो मुझे कोई एआई रिसर्चर वाई टाइप्स बंदा हो ना, तो प्लीज़ कनेक्ट। बाकी वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी सॉफ्ट बैंक वाले इंडिया के अंदर थोड़ी स्ट्रैटेजी को चेंज करने वाले हैं। अभी तक सॉफ्ट बैंक इंडिया में दबा के इन्वेस्टमेंट करते थे स्टार्टअप के अंदर, बट अब सॉफ्ट बैंक इंडिया के अंदर कंपनीज खरीद भी सकते हैं। कहा जा रहा है आईटी और बीपीओ वाले सेक्टर से कंपनीज खरीदी जाएगी, उसके ऊपर एआई इंप्लीमेंट किया जाएगा। सर्विस को थोड़ा एआई से किस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, कॉलिंग सेंटर्स बीपीओ वालों को कैसे एआई से स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे बीपीओस वगैरह है जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम करते हैं। एआई से सब कुछ इंप्रूव करके उस प्रोडक्ट को बना के ग्लोबली बेचा जाएगा। और सॉफ्ट बैंक इंडिया में इंटरेस्ट पता है क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इंडिया का खुद का होम ग्रोन कोई फाउंडेशन मॉडल ही नहीं है। कहने को बहुत सारे हैं, श्रवम वमम बहुत सारे आ गए हैं, बट अभी ना उस लेवल पे कोई नहीं है कि सबसे compete कर पाए। सॉफ्ट बैंक आएगा, पैसा फेंकेगा, काम कर देगा। चाइना के अंदर आप देखो ना भाई, $500,000 के अंदर भी इतने स्ट्रॉन्ग मॉडल्स बना पा रहे हैं वो, जो पुराने मॉडल्स को बीट कर रहा है। $500,000, ये मतलब अमाउंट देखा जाए तो बहुत बड़ा होता है। $500,000 4,000 5,000 करोड़ रुपए हो गया। तो 4,000 साढ़े 4,000 करोड़ रुपए सुनने में बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है, बट एक फाउंडेशनल मॉडल गवर्नमेंट वाला हो तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। सॉफ्ट बैंक जैसी कंपनीज कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो इतना रुपए फेंक सकती है। आज हम देख रहे हैं ना, मेटा थोड़ा सा उछल रहा है। मेटा कोशिश कर रहा है कि एआई टैलेंट को एक्वायर कर सके, कहीं से एआई टैलेंट ला सके, क्योंकि उनको भी पता है एआई की रेस में करने के लिए हम कितना रुपए खर्च कर सकते हैं, और वो दबा के पैसे खर्च कर रहे हैं। तो सॉफ्ट बैंक के लिए $500,000 $1 बिलियन खर्च करना कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। शायद हमारी गवर्नमेंट इसी चीज को समझ रही है, इसलिए वो कह रही है कि भाई आप लो जीपीयूज लो, जल्दी से अपना फाउंडेशन मॉडल बनाओ। बाकी रोहित शर्मा की बात करके चले तो वो प्रोजो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितना किया गया है अभी अनडिस्क्लोज है। ये कंपनी वेयर हाउसिंग, फ्रेट और फुलफिलमेंट सॉल्यूशन देती है सिंगल रूफ के अंदर। मतलब आपका माल स्टोर भी किया जाएगा, डिलीवर भी किया जाएगा, उसकी पूरी पूरी टेक्नोलॉजी, एंड टू एंड लॉजिस्टिक सिस्टम फॉर D2C। मतलब कोई भी कंपनी हो सकता है, पर मैं कहूंगा एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर D2C ब्रांड्स। अब इनका प्लान ये है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है और बहुत तेजी से आगे एक्सपैंड करना है। बाकी अगर हम स्विगी की बात करके चले तो भाई उनके नंबर्स निकल के आए हैं। $182 मिलियन का एबिटा लॉस किया गया है 2024 के अंदर। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 29% बढ़ती हुई दिखाई दी है, जो कि एक अच्छी चीज है। और इस स्केल पे भी आके कंपनी इतना बड़ा लॉस कर रही है, ये थोड़ा कंसर्निंग है। बट आप एक बार को ये कह सकते हो, क्विक कॉमर्स वाली रेस बहुत खतरनाक हो रही है। स्विगी इंस्टामार्ट पे डबल डाउन कर रहा है, इस चक्कर में उनके लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी ओवरऑल कंपनी के लॉसेस अगर घटते हुए दिखाई दिए तो भाई ये सही चीज है ना। देखो, इनका जो फूड डिलीवरी का एडजस्टेड एबिटा मार्जिन है वो 2.9% का है, और इंस्टामार्ट की बात करके चले वहां पर मार्जिन -18% का है। और इसका रीजन कहा जा रहा है 316 नए डार्क स्टोर्स खोले, और नए डार्क स्टोर्स को स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबल होने में टाइम लगता है। बट पता नहीं भाई, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मेरे को तो ये लग रहा है क्विक कॉमर्स वाले अब ये लुटाएंगे एक साथ। वेट एंड वॉच। मुझे पर्सनली लगता है 1 साल बहुत बुरा हाल रहेगा क्विक कॉमर्स वाली गेम का। बाकी भाई एक वीडियो थी मेरी पुरानी, आज से 7-8 महीने पुरानी, वो मुझे पॉपअप हुई। मतलब मैं घर पे टीवी देख रहा था, मेरी वीडियो मेरे को दिखाई दी, मैं ऐसी लगा ली। मैं अक्सर अपनी पुरानी वीडियोस लगाता रहता हूँ, तो देखी मैंने कहा अरे वाह कितनी बढ़िया बात करी हुई है। मैंने एआई बबल के बारे में बात करी है, किस तरीके से एआई एक बबल बन रहा है, और क्या हम जो .com बबल फटता हुआ दिखाई दिया था,
उस टाइप का एआई बबल भी फटते हुए दिखाई दे सकते हैं। वीडियो देखना, बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी, मतलब आज आज लग रहा है कि वो वाली बातें आज थोड़ी-थोड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी मीशो का जो मॉल है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। मीशो वालों ने अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आए। मीशो वालों ने पोजीशनिंग क्लियर कर रखी थी, भाई अनब्रांडेड प्रोडक्ट मिलता है, सस्ता माल मिलता है, थोड़ी लेट डिलीवरी आती है बट माल सस्ता होगा। अब वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास आते थे, हमारा प्लेटफ़ॉर्म देखते थे, ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं मिलता था, इस चक्कर में वो चले जाते थे। इस चक्कर में उन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स को ऑनबोर्ड किया, लेके आए, बट कहीं न कहीं वो चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि कस्टमर्स डिमांड कुछ और करते हैं। यही एक बहुत बड़ा फेलियर है पोजीशनिंग का। अगर आपने स्टार्टिंग के अंदर अपने आप को एक्स-वाई-ज़ेड पोजीशन कर लिया, नीचे की साइड पे, तो ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपने ऊपर पोजीशन कर लिया, वहाँ से नीचे जाना रिलेटिवली अच्छा रहता है। तो इट्स बेटर कि अगर आप कोई भी ब्रांड बना रहे हो, तो पोजीशन हायर देन लोअर। और जिनको नहीं समझ में आया, मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। आप एक दुकान वाले हो और आपने ना बहुत खतरनाक पिज़्ज़ा बनाया, ठीक है? आप ओवन में बनाते हो, अलग-अलग स्टाइल का बनाते हो, एकदम ऑथेंटिक पिज़्ज़ा बना रहे हो आप। तो आपके पिज़्ज़ा थोड़े महँगे होते हैं। जो रेगुलर मार्केट के अंदर पिज़्ज़ा आते हैं, वो ₹500 के आते हैं और आपका सेम वैरायटी वाला पिज़्ज़ा ₹1000 का आता है। बट आपने इंट्रोडक्टरी ऑफर निकाला जिसके चक्कर में आपने 50% ऑफ दे दिया अपनी ऑडियंस को। अब क्या हुआ? आपने दबा के मार्केटिंग करी, लोग आए, आपका 500 वाला पिज़्ज़ा खा के गए, उनको ठीक लगा, उन्होंने कहा बढ़िया भाई। क्योंकि ₹500 में ही मार्केट स्टैंडर्ड था, ₹500 का ही आपका था। अब जैसे ही आपने उस ऑफर को, क्योंकि इंट्रोडक्टरी था, जैसे ही आपने उस ऑफर को हटाया, ₹1000 का हुआ, तो वो वाली ऑडियंस के लिए आप बहुत महँगे हो गए। पहले आप सस्ते थे, अब आप बहुत महँगे हो गए। तो यही प्रॉब्लम है पोजीशनिंग की। आप जितना प्राइस रखते हो ना, उसी टाइप की ऑडियंस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल मैं अपना देता हूँ। मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पिछले साल, इस वाले बर्थडे पे नहीं, पिछले साल ₹10,000 का निकाला था, ठीक है? अब ₹10,000 के चक्कर में बहुत सारी ऐसी ऑडियंस आई जो मुझे लगा राइट ऑडियंस नहीं थी। उन्होंने बस 10,000 में मिल रहा है, ले लिया। तो वहाँ पर क्या था, लोगों ने लेके छोड़ दिया, खोल के भी नहीं देखा एक बार भी। हमने मेल-वेल सब कुछ करे, लोगों ने खोल के ही नहीं देखा। तो वहाँ से मुझे समझ में आया, मैंने कहा ये 10,000 वाली ऑडियंस जो होती है ना, वो शायद वैल्यू नहीं करती है कोर्स को। मैं पर्सनली चाहता हूँ लाइफ में चेंज लाना। तो जैसे ही मुझे ये वाला डेटा पता लगा, हमने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। उस टाइम पे शायद हमारा कोर्स का प्राइस 18 टाइप्स होता था, 18 प्लस जीएसटी। मैंने झटके से बढ़ा के अपना प्राइस बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने कहा भाई अब ये कोर्स सबके लिए अवेलेबल होगा ही नहीं। स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारे लोगों ने कॉल भी करी टीम को ना, कि मैं तो लेने वाला था, अचानक रेट बढ़ गए, ये वो। हमने भाई अब तो बढ़ गए, अब कुछ नहीं कर सकते। तो पोजीशनिंग ना बहुत ही डिटेल कांसेप्ट है। कभी इस बारे में मेन चैनल पे बात करेंगे। ऑल्दो मैंने वीडियोस बना रखे हैं पोजीशनिंग के ऊपर, बट बहुत ही डिटेल्ड है। मेरे हिसाब से ये जो मीशो के साथ हो रहा है ना, पोजीशनिंग फेलियर है और शायद ये प्रोडक्ट ना भी चले। बाकी स्कीपी वालों की बात करके चले तो 12 करोड़ रुपए रेज़ किया है, 100 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। भाई ये सीज़न 1 ऑफ शार्क टैंक के अंदर आए थे, जहाँ पर 18% इक्विटी देके 1.2 करोड़ रुपए रेज़ करके गए थे। समझ रहे हो? क्या स्केल मारा है कुछ ही सालों के अंदर। और यही आइडिया है, अगर आप स्टार्टअप में अर्ली टाइम में इन्वेस्ट करते हो तो क्या रिटर्न मिल सकता है। बाकी अडानी ग्रुप का कहना है 15 से 20 बिलियन डॉलर का केपेक्स वो करने वाले हैं। अभी रिसेंटली गौतम अडानी जी ने एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर ऐसा कहा है। उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया की लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है अडानी ग्रुप, क्योंकि ये सी पोर्ट पे भी काम करते हैं, एयरपोर्ट पे भी करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी, डेटा सेंटर, सीमेंट, गैस और इलेक्ट्रिसिटी, हर डायरेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। इनका रेवेन्यू 7% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 2,71,000 करोड़ से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा 8.2 पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ का इन्होंने एबिटा रिपोर्ट किया है और जो इनका नेट डेट टू एबिटा रेशियो है वो 2.6x के ऊपर है। कह सकते हो थोड़ा सा हायर है, बट भाई प्रॉफिट कर रही है कंपनी। बाकी मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप की ऐसी कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट होती है ना, उसके कुछ ही टाइम के बाद में कुछ बड़ी नेगेटिव खबर निकल के आती है। क्या हाइपाफोन उड़ जाएगा? देखते हैं। मतलब मुझे एक ट्रेंड है, जब भी कुछ ऐसा अच्छा होता है अडानी ग्रुप के साथ, कुछ अच्छी खबर आती है, उसी के साथ में कुछ बुरी खबर आती है कुछ ही टाइम के अंदर। कोई एक्सपोज़ कर देता है, कोई कुछ हो जाता है। बाकी यूएसए वाले व्हाट्सऐप के ऊपर बैन लगा रहे हैं गवर्नमेंट डिवाइसेस के ऊपर। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि भाई इनका एन्क्रिप्शन वीक है। मेटा के जो डायरेक्टर है उनका कहना है कि भाई हमारा एन्क्रिप्शन एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है और ये बाकी सब जो आपने अप्रूव कर रखे हैं उनसे बेटर है। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, सिग्नल हो गया, आई मैसेजेस हो गया, फेस टाइम हो गया या अमेज़न का विकर हो गया। अब कहानी क्या है, अभी कुछ टाइम पहले पेगासस स्पाईवेयर ने, जो इज़राइल वालों का है, उन्होंने व्हाट्सऐप के 1400 अकाउंट हैक करे, जिसकी वजह से पेगासस मेकर के ऊपर $167 मिलियन का फाइन भी लगा मई के अंदर। ये केस इंडिया के अंदर अभी भी चल रहा है, बट
कंसर्निंग है। व्हाट्सएप के अंदर जो बातें कर रहे हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन होने के बावजूद भी वो सिक्योर नहीं है। अब ये नहीं कह सकते कि भाई उसको कोई निकाल ही नहीं सकता। साथ में रिसर्चर्स का कहना है जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये इंडेक्स ऐप है, सबके अंदर ना पिक्सल ट्रैकर यूज होता है। बेसिकली कुकीज चलती है जो आपके एंड्रॉयड में लोकली डल जाती है। उसके बाद में वो आपकी यूजर प्रोफाइल से जुड़ जाती है, वो आपकी एंड्रॉयड की एडवर्टाइजिंग आईडी से जुड़ जाती है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग तरीके से ऐड दिखाई जा सकती है, जो कि ग्रे एरिया के अंदर देखा जाए तो। बाकी हमारी मार्केट भाई पॉजिटिव दिखाई दी है, क्योंकि सीज फायर रुकवा दी है जी। बट क्या एक्चुअली रुक गई है? और अरे भाई थोड़ा संभल के रहो भाई, ये अभी ना मार्केट कंडीशन इज नॉट गुड। तो मैं कोई नहीं होता आपको एडवाइस करने वाला, बट फिर भी थोड़ा दिमाग लगा के सारी चीज़ों को करो। दिस इज थोड़ा रिस्की सिचुएशन राइट नाउ। हमको कभी मार्केट ऊपर भागती हुई दिखाई देगी, कभी नीचे आएगी, कभी कोई खबर आई फिर ऊपर फिर नीचे। अगर सट्टे खेल रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इट्स बेटर कि इस सट्टों में ना घुसो। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।